चलिए, तो हमारा चल रहा है भाई पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें से हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। अनावृत्तबीजी आखिर क्या होता है, ध्यान देना, क्योंकि आपका जो पीजीटी वाला एग्ज़ाम है, टीजीटी वाला एग्ज़ाम है, साथ ही साथ आपका नवोदय वाला एग्ज़ाम है, एनबीएस, केबीएस और संविदा शिक्षक, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर बॉटनी वाले जो भी पोर्शन अलग बना रखा है। जैसे मध्य प्रदेश वाले हैं तो उन्होंने जितना जूलॉजी को वेटेज दिया है उतना ही बॉटनी को दिया है, साफ लिख के दिया है। तो यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। तो एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न चेंज होते रहते हैं, तो आप सभी लोगों को घबराना नहीं है, पूरी ईमानदारी से तैयारी करना है। तो चलिए भैया, राजकमल जी भी सब लोग जुड़ चुके हैं। ये सब कोर्सेस आपको पता ही है कौन कौन से चल रहे हैं, तो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, अब आपको बढ़िया जितने भी दुनिया में पेड़ दिखाई देते हैं सुंदर सुंदर आपके आसपास, पीपल, नीम, आम, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, चलिए बताइए। जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम हमारा स्टार्ट करने से पहले एंजियोस्पर्म आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय अलग अलग होते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए हैं। बनियान ट्री, बरगद का पेड़। ओके, सभी के आंसर है बनियान ट्री, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फाइगस बेनगैलेंसिस नाम से आप देखोगे, हम आगे चल के इनके नाम भी पढ़ेंगे अलग अलग, कुल भी पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, हाँ, बनियान ट्री। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पर समझेंगे पहले। अभी तक हमने क्या देखा था, देखो शुरुआत हो रही थी धीरे 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 धीरे। जिम्नोस्पर्म में क्या था, नग्न बीज पाया जाता था, मतलब उसमें फल नहीं पाए जाते थे। अब ऐसे पेड़ आ चुके हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित हैं। क्या है इनकी खासियत, चलिए शुरुआत करने वाले हैं। एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में रिवाइज करके और क्वेश्चन आंसर्स लगाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, एंजियोस्पर्म, आवृत्तबीजी। आवृत्तबीजी नाम से ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो सर इसका नाम ऐसा क्यों रखा है बता देते हैं हम आपको, एंजियोस्पर्म। आप ध्यान से सुनना, आवृत्त का मतलब ही क्या हो रहा है, वृत्त चढ़ा हुआ है, मतलब ऊपर क्या है, एक खोल चढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या जाएगा, ऊपर कवच चढ़ा हुआ है, मतलब जो अंडाशय बीजांड है वो क्या है, अंडा से भित्ति से ढका हुआ है। सीधी बात है, यहाँ पर अगर देखा जाए सरल भाषा में तो आवृत्तबीजी, आवृत्त का मतलब होता है एक कवर, कवच होता है, कवच एक तरह से देखा जाए, और बीजी मतलब बीज। तो बीज के ऊपर क्या होता है, एक कवच होता है। तो कौन सा कवच होगा, तो आप बोल सकते हैं सर बीज, या हम बोल सकते हैं बीजांड के ऊपर, बीजांड के ऊपर अंडाशय की भित्ति पाई जाती है, अंडाशय की भित्ति पाई जाती है। देखो हम सब में अलग अलग पढ़ते चल रहे हैं, और आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पाई जाती है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है ये पौधे हमें आगे पढ़ना है, सारी चीज़ें इनके बारे में हमें पढ़नी है। पादप आकार की मतलब इनके बारे में पढ़ना है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, कौन सा फल सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सी चीज़ खाई जाती है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखना, बीजांड के ऊपर अंडाशय की भित्ति पाई जाती है, मतलब जो बीज होता है वो कवर्ड रहता है, खोल के अंदर पाया जाता है, फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। अब जो आवृत्तबीजी है ना, ये क्या है, सबसे बड़ा वर्ग है। अगर आपसे बात की जाए कि भैया पादपों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो पादपों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे आवृत्तबीजी। तो पादपों में या पादप जगत में सबसे बड़ा, ठीक है, पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है ये, सबसे बड़ा वर्ग होता है, सबसे बड़ा वर्ग है। आप अनुमान लगाओ, आप बोलोगे सर सबसे बड़ा वर्ग है तो आखिर इसमें कितने पेड़ पौधे आते होंगे, कितनी प्रजातियां आती होंगी, आप अनुमान लगाओ। सबसे बड़ा वर्ग है तो आप अनुमान लगाइए कितनी प्रजातियां इसके अंदर आती होंगी। सबसे बड़ा वर्ग है, हमने देखा पादप जगत का, तो इसमें कितनी प्रजातियां आती हैं, तो इसमें या इसके अंतर्गत, इसमें कोई ने अनुमान लगाया, चलिए 2,70,000। अभी तक देखिए धीरे धीरे और खोजी भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी हो। तो इसमें लगभग 2,70,000 प्रजाति खोजी जा चुकी है, प्रजाति खोजी जा चुकी है।
इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इतनी प्रजातियां इनमें क्या हो चुकी हैं, खोजी जा। बहुत बढ़िया, निशु जी ने भी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ 2-4 जीरो लगाना भूल गए थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए चलो, ओके ओके, हाँ सभी ने आंसर दिया था, तो इतना याद रखना है आप सभी लोगों को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या होते हैं, विकसित पादप होते हैं। अब हमने देखा शुरुआत से कि थैलोफाइटा के अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, ब्रायोफाइटा के अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, लेकिन ये कैसे होते हैं, पूर्ण विकसित पादप होते हैं। ये कैसे होते हैं, पूर्ण। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 2,70,000 आप कभी मत भूलना। अब लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यह विकसित पादप होते हैं, इसका मतलब क्या, यह पूर्ण विकसित पादप होते हैं, पूर्ण विकसित पादप होते हैं, विकसित पादप होते हैं। पूर्ण विकसित पादप होते हैं का मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर पूर्ण विकसित पादप होते हैं मतलब इनमें क्या पाई जाती है, इनमें जड़, तना, ऐसे ही लिख देते हैं ना, इधर ही लिख देते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती, फल या फूल ले लो पहले, फूल एवं फल पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं। अब देखो इनके अंदर बीज भी आ गया, तो मुझे बताओ ये क्रिप्टोगेमी होंगे या फिनेरोगेमी। तो हमने देखा था जिम्नोस्पर्म से पहले सारे के सारे क्रिप्टोगेमी थे, ये फिनेरोगेमस होते हैं, मतलब इनमें बीज पाया जाता है। तो याद रखना यह कैसे होते हैं, यह एक एक चीज से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं पहले बेसिक क्लियर करता हूं आप लोगों का, फिर हम धीरे धीरे आगे एडवांस चीजों पर चलते चलते हैं। तो याद रखना यह कैसा होता है, यह फिनेरोगेमी, फिनेरोगेमी पादप होते हैं, पादप होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, बीज पाए जाते हैं। और याद रखना ये क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके हर एक पौधे के अंदर क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं, तो इन्हें पुष्पीय पादप भी बोला जाता है। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आएगा पुष्पीय पादप कौन से हैं, तो आप बोलोगे आवृत्त बीजी वाले क्या होते हैं, पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। चलते हैं, हाँ फिनेरोगेमी होते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब ये कैसे होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्लावरिंग प्लांट, ये पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट, ये क्या होते हैं, पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप होते हैं। अब इनका देखो कोई भी अवस्था हो, जीवन की किसी भी अवस्था में अगर इनका कोई भी पौधा है उनमें फूल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि फूल प्रमुख जनन अंग होता है, इनमें पुष्प ही प्रमुख जनन अंग होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि भैया इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब है आवृत्त बीजी। इनका जो बीज होता है वो वृत्त के अंदर, एक कवर के अंदर, एक खोल के अंदर सुरक्षित होता है, और कहाँ रहता है, ये फल के अंदर पाया जाता है। तो ये पूर्ण विकसित होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सब कुछ इनमें पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः स्थलीय पादप होते हैं, लेकिन ये सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पाए जाएं। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। पुष्पीय पादप होते हैं हमने देखा, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, आवृत्त बीजी की बात कर रहे हैं हम। आवृत्त बीजी बोले तो एंजियोस्पर्म लिख देता हूँ, एंजियोस्पर्म। अब भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर ये सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्यतः स्थलीय पादप होते हैं, स्थलीय पादप होते हैं, लेकिन ये सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन यह सभी आवासों में पाए जाते हैं। सभी आवासों मतलब ये पानी वाले, दलदल वाले, सूखा वाले, सब जगह सभी आवासों में पाए जाते हैं, आवासों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनमें कैसे पौधे आते हैं बताइए, इनमें कैसे पौधे आएंगे, सभी आवासों में तो ये पाए जा रहे हैं, इनमें कैसे पौधे आएंगे मुझे ये बताइए आप। बड़े बड़े वृक्ष आएंगे, जो शाक वाले पौधे रहते हैं, झाड़ी। तो याद रखना ये विभिन्न रूपों में मिलते हैं, विभिन्न रूपों में
विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं पाए जाते हैं, विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे साग के रूप में भी पाए जाते हैं, झाड़ी के रूप में कड़क कड़क रहते हैं थोड़े से, एवं वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं मैंने लिख दिया ना, तो ये साग के रूप में भी, झाड़ी के रूप में भी, वृक्ष के रूप में भी, ठीक है, सभी टाइप में, छोटे बड़े बिल्कुल। हाँ अब देखो, अगर इनका बहुत बढ़िया आपने बोला, अगर इनकी संरचना की बात करें, अगर इनके माप की बात करें, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना सूक्ष्म और बृहद दोनों प्रकार की होती है। सूक्ष्म मतलब ये सूक्ष्मदर्शी से भी देखे जा सकते हैं, इतने छोटे भी होते हैं, और बृहद इतने होते हैं कि 100 मीटर लंबे भी होते हैं। तो बृहद भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। तो क्या आप में से कोई बता पाएगा सबसे छोटा आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म जिसको आपने कभी देखा होगा? बुल्फिया पानी के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के, ऐसे आप एक उंगली भी लगाओगे तो हजारों लाखों चिपक के आ जाते हैं। अभी मैं फोटो भी दिखा दूंगा। तो याद रखना सूक्ष्म होते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है बुल्फिया। क्या जाएगा आपका? बुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म आ जाएगा। बुल्फिया, ध्यान से सुनना, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म आ जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? सबसे बड़ा आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे? यूकेलिप्टस। 100 मीटर लंबे होते हैं ये। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे सूक्ष्म में बुल्फिया आ जाएगा, और सबसे बड़े में क्या आ जाएगा? यूकेलिप्टस आ जाएगा। इतना आप बता दोगे। और इनमें बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर होते हैं। फल फूल सब चीज़ पाई जाती है। मुख्य इनमें जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। ये सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आगे बढ़ने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, लेकिन हमें 0 से लेके एडवांस लेवल तक टच करना है ताकि पेपर का एक भी प्रश्न ना छूट पाए। तो इसके आगे चलते हैं। अब इसका पादप शरीर कैसा होता है? जैसे हमने जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत देखा, उनमें पादप शरीर कैसा था? बीजाणुद्भिद था। उससे पहले वालों में हमने देखा युग्मकोद्भिद था। मतलब उनमें क्या होता था? इससे पहले वाले में गैमेटोफाइटिक होता था, वही पोषण देता था। यहाँ पर पूरे शरीर को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक, बीजाणुद्भिद बोलते हैं। मतलब नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। तो इसका शरीर, मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मुख्य पादप शरीर कैसा होगा? बीजाणुद्भिद होगा, स्पोरोफाइटिक होगा, आवृत्तबीजी। आप लोग बोलोगे सर अब इतनी बार लिख दिया कि नाम याद हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। आवृत्तबीजी, ये इतने सरल भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े टीचर, जितने भी ज्ञानी टीचर हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, वो उनके लेवल पे बताते हैं। उन्हें पता ही नहीं है पेपर में क्या आता है, वो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। आप देख लेना, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे बड़े बड़े टीचर। भाई बच्चे को, स्टूडेंट को वो पढ़ाओ। जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे पता था कि कैसे पेपर निकलता है। 0 लेवल से पढ़ के आप पेपर निकाल सकते हो पूरी डेडिकेशन के साथ। वैसे ही आपको पेपर निकालने की ट्रिक मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप सीधे लंबी लंबी बातें हाँकने लग जाएंगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में भी हम चीज़ों को बता रहे हैं ताकि बच्चा हिंदी वाला भी समझ सके और इंग्लिश वाला भी। ठीक है, लेकिन मोस्टली हिंदी वाले को और चीज़ें हम बता रहे हैं क्योंकि कोई हिंदी में नहीं बताता। तो ये कैसा होता है? इनका मुख्य पादप शरीर की अगर बात करें, मुख्य पादप शरीर, ये पूछ लेता है कभी कभी कि मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, क्योंकि हम ये चीज़ों पर बात कर चुके हैं। मुख्य पादप शरीर होता है इनका बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद बोले तो स्पोरोफाइटिक। मतलब इनमें स्पोरेंजिया भी बनेगा, सब बनेगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं।
अब हम देखते हैं, चलिए अब हमारा लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाला स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर चीज़ें देखिए यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न निकल के आएंगे, सरलता से मैं बताते जाऊँगा जो कॉन्सेप्ट आपको जानने जरूरी है। अब देखना इनमें प्रजनन कैसे होता है, इनमें जनन कैसे होता है, तो आप सभी को पता है कि इनमें जो ये पुष्पीय पादप है, पुष्प मुख्य जनन अंग होता है, मतलब पुष्प अगर देखा जाए तो पुष्प पर ही जननांग पाए जाते हैं, इनमें पुष्प पर जननांग पाए जाते हैं, पुष्प पर जननांग, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांग पाए जाते हैं। आप बताओ मुझे, मेल को मेल भी पाया जाएगा और फीमेल वाला पार्ट भी पाया जाएगा, नर भाग भी पाया जाएगा और मादा भाग भी पाया जाएगा, तो ये पुष्प पर ही पाए जाते हैं। तो भाई पुष्प पर जो नर भाग होगा, नर वाला भाग होगा, नर जननांग बोल देता हूं मैं, नर जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, क्या आप नाम बता पाओगे? और एक क्या आ जाएगा, मादा जननांग, मादा जननांग, फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। बताइए मादा जननांग और नर जननांग, क्या आप में से कोई बता पाएगा नर जननांग का नाम? जल्दी से, क्या मैं इंतजार करूं आप लोगों के कमेंट का? नर जननांग को क्या कहा जाता है? चलिए देखो, और मैं बता रहा हूं, अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और ये बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे आपका सब चीज़ें आगे भी, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भैया अब आपने कितनी बार याद किया होगा फल का खाने वाला भाग कौन सा होता है, क्या होता है, तो सब चीज़ें आपको इन्हीं चीज़ों से क्लियर होती जाए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, राजकमल जी, स्वरा जी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, एंथर होता है। एंथर तो अगर देखा जाए तो वो अंदर वाले भाग का नाम बता दिया, आप इसमें नाम ले सकते हैं पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर वो एंथर वाला परागकण वाला भाग आ जाता है, याद रखना, ठीक है, परागकोश, परागकण, तो सबसे पहले जो मेन आएगा, तो आप इसमें नाम क्या लोगे, पुंकेसर, ठीक है। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम में, हाँ ये बनेगा, अब ध्यान देना, अब यहाँ पर जो एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है, वो समाप्त हो चुके हैं, अब उनके नाम क्या आ जाएंगे, हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, जो कि हमने कहाँ से देखना चालू कर दिए थे, जिम्नोस्पर्म से। तो मैं सब क्लियर करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले पुंकेसर, याद रखना, अभी मैं सब क्लियर कर देता हूँ, चलो हटाओ, पुंकेसर, पुंकेसर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पुंकेसर का इंग्लिश नाम क्या जाएगा, तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे स्टामन के नाम से जाना जाता है, स्टामन, स्टामिन या स्टामन के नाम से जानते हैं, स्टामिन, याद रखना दोनों, पुंकेसर। और महिला वाले भाग को क्या बोला जाएगा, महिला वाला जो भाग रहता है इसको पिस्टल, या यहाँ पर जो स्त्री केसर नाम ना दे के यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, अंडप नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दे दिया जाता है, अंडप, अंडप। और इंग्लिश में क्या नाम रख दिया जाता है, तो इंग्लिश में नाम दिया जाता है पिस्टल, बोल दिया जाता है, पिस्टल या कार्पल। जगह चाहिए अपन को, एक मिनट रुकना, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, पिस्टल या फिर इंग्लिश में क्या जाएगा, आप बोलोगे सर कार्पल, कार्पीईएल, कार्पल, ठीक है। हाँ, हम फूल के भाग में जाके देखेंगे तो स्त्री केसर भी बोल दिया जाता है, अंडप को स्त्री केसर के नाम से भी बोल दिया जाता है, तो ऐसी लोड मत लेना। तो मेल वाला भाग क्या जाएगा, पुंकेसर, कभी वो लिख के दे दे तो हमने दोनों बता दिए। एक मिनट, इसको हम इतना सा इसको मिटा दें। चलिए अब हम पढ़ने वाले, देखो इनमें प्रजनन कैसे होता है। अब थोड़ा सा हम पुंकेसर के बारे में बात करें कि भाई पुंकेसर दिखता कैसा है, और स्त्री केसर कैसा दिखता है, या अंडप कैसा दिखता है, या फिर आप बोलोगे कार्पल कैसा दिखता है, या पिस्टल कैसा दिखता है, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है निषेचन कैसे होता है, इनमें क्या होता है वो हम बात करेंगे। क्लियर, इतना आप समझ गए होगी कि इनमें पुष्प में नरजननांग पाए जाते हैं, और नरजननांग का मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन हमने देखा। अब ध्यान से सुनना, नरजननांग की अगर हम बात करें,
तो नर जननांग इस प्रकार से होता है। ठीक है, ड्राइंग देख लेंगे अपन, सारी व्यवस्थाएं क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इसका पहले मैं नाम लिख देता हूँ, नर जननांग पुंकेसर। नर जननांग नाम क्या जाएगा इसका? पुंकेसर स्टामिन, पुंकेसर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ये जो पूंछ टाइप की दिख रही है इसको क्या बोला जाता है? तंतु के नाम से जाना जाता है, या फिर पुतंतु बोल दिया जाता है, याद रखना। और इंग्लिश नाम क्या जाएगा इसका? फिलामेंट जाएगा। क्या जाएगा? फिलामेंट, पुतंतु। पुतंतु इंग्लिश नाम भी लिख देता हूं मैं, फिलामेंट आ जाएगा, फिलामेंट। ठीक है, पुतंतु हो जाएगा। अब जितने लोगों ने, याद रखना, जितने लोगों ने क्या बोला था? एंथर बोला था। अब जो एंथर होता है वो ऊपर वाला, ये वाला भाग होता है एंथर, परागकोश। ऊपर उठा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है एंथर, परागकोश। वाइट कलर से मैं कर देता हूं, ये वाला है परागकोश। परागकोश, एंथर। ठीक है, परागकोश होता है एंथर। अब एंथर ही, एंथर के अंदर क्या बनता है? तो एंथर के अंदर छोटे छोटे से बीजनुमा संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। ये बेसिक है आपकी चीजें, आगे जब मैं आपको पुष्प पढ़ाऊंगा ना, फूल पढ़ाऊंगा, तब भी हम देखेंगे। तो पराग कण के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकोश पाए जाते हैं, परागकोश पाए जाते हैं। पराग, देखो परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे से दाने नुमा संरचना रहती है, वो क्या कहलाती है? पराग कण कहलाती है। ये आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनना। परागकोश पोलन ग्रेन के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, पराग कण को पोलन ग्रेन। और जो मेन भाग होता है वो पराग कण ही होता है। पराग कण को ही क्या बोला जाता है? मेल गैमेटोफाइट बोल दिया जाता है। याद रखना, पराग कण ही आगे सारा का सारा नर युग्मक का काम करता है। तो जो नर युग्मक वाला भाग होगा ये नर जननांग है पुंकेसर। मेन जो पराग कण वाला भाग होता है, याद रखना, यही क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। लिख देता हूं, पराग कण वाले को ही क्या बोला जाता है? नर युग्मक होता है। ये नर युग्मक मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नर युग्मक होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और जो पुंकेसर होता है, नर जननांग होता है, इसी को क्या बोला जाता है? हमने देखा था एक माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। तो मेगा मतलब गुरु बीजाणु पर्ण, और तो ये कहाँ बनता है? गुरु बीजाणु पर मतलब मेगा, ये बनेगा माइक्रो पर। जो पुरुष वाला भाग होता है वो माइक्रो होता है। तो याद रखना, जो जननांग होता है नर जननांग पुंकेसर, इसी को क्या बोला जाता है? माइक्रोफिलस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानी बनती है। मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु पर्ण रहेगा, छोटा वाला पत्ता रहेगा, उस पर क्या बनता है? जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है? इसको क्या बोल दिया जाता है? माइक्रोफिलस। ठीक है, इंग्लिश नाम पूरा क्या जाएगा? यस सर, ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसका नाम क्या जाएगा पूरा? याद रखना, मेगा की जगह यहां पर लिख देते हैं माइक्रोस्पोरोफिलस, माइक्रोस्पोरोफिलस। ठीक है, इसी को माइक्रोस्पोरोफिलस भी बोला जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। लघु बीजाणु धानी बोल दो। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनता है? तो आप बोलोगे सर नर युग्मक, जिसका नाम क्या होता है? परागकण। ये कहाँ बनता है? परागकोश के अंदर। तो याद रखना, परागकोश के अंदर क्या बनता है? परागकण बनता है। जो नर युग्मक होता है पोलन ग्रेन होता है। और ये नर युग्मक ही जाएगा कहाँ पर? मादा वाले भाग में, जो कि प्रजनन का काम करेगा। पहले इतना क्लियर हुआ? हाँ, माइक्रो वाला भाग रहेगा तो मैंने लिख दिया माइक्रोस्पोरोफिलस भी बोला जाता है, और मादा वाले भाग में हम मेगास्पोरोफिलस बोलेंगे। पहले इतना क्लियर हुआ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले बिल्कुल सरलता से हम चल रहे हैं, ताकि आगे जब मैं आपको
एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, भ्रूण कोश विज्ञान जो रहता है एम्ब्रियोलॉजी, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसी कैसी इनकी संरचनाओं में किस प्रकार से जनन होता है, कैसे बीजांड बनता है, कैसे अंडाशय बनता है, ओव्यूल क्या होता है, एक एक चीज़ को बढ़ाऊंगा मैं। मेल गैमेटोफाइट को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिलस। यहाँ माइक्रोस्पोरोफिलस जो रहेगा, ध्यान से सुनना, हाँ ये मेल गैमेटोफाइट तो रहेगा ही, पुंकेसर वाला जो भाग रहता है, ये पुंकेसर वाला जो भाग रहता है नर जननांग रहता है, इसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण को मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, याद रखना। लेकिन जो मेल गैमेटोफाइट बनते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिलस पर बनते हैं। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, सरलता से दोबारा बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ फूल के अंदर बन रहा है, लेकिन हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर फूल नहीं बनता था, वहाँ पत्ते देखे थे, तो पत्ते को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोफिलस। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो लघु बीजाणुपर्ण। उसके अंदर हमने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर हमने देखा था उसके अंदर क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर बन रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर इसके अंदर क्या बन रहे हैं, परागकण पोलन ग्रेन बन रहे हैं। तो मेल गैमेटोफाइट नर युग्मक को बोलेंगे, और इस वाले भाग को पुंकेसर को ही क्या बोलेंगे, नर वाले भाग को, याद रखना। ठीक है, मैंने रिपीट एक बार कर दिया है, ध्यान देना सोरा जी। ये नीचे वाला जो मेल वाला भाग होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोस्पोरोफिलस बोल दिया जाता है। उसके अंदर मेल जो रहेगा गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट ही आगे जाकर क्या करेगा, मादा वाले भाग में निषेचन की क्रिया करता है। इतना क्लियर हुआ? चलूँ मैं आगे, जल्दी बताइए मुझे। इतना क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, ये मेल हो गया, अब हम फीमेल की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात कर, फिर मैं दोनों को मिक्सअप करूंगा, इसलिए आप सभी लोग तैयार रहिए, बाद में मुझे दोष न देना जग वालों। ठीक है, चलिए ओके। अब ध्यान से सुनना, अब आता है मादा वाला, अंडप या स्त्री धानी की बात कर लेते हैं। तो अब आता है मादा जननांग वाला भाग। हाँ, अभी मैं पूरा फूल नहीं बना रहा, सिंपल बना के बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप बाद में बोलो, क्योंकि अपन बाद में फूल पूरा का पूरा देखेंगे ना। ज़्यादा ही बेकार बन गया क्या? थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं। अब देखना, इससे सुंदर कहीं आपको मिलेगा क्या? वाह, ये देखो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ रख लेते हैं इसे, यहाँ रख लेते हैं। आप ध्यान से सुनना, ये कौन सा भाग हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये मादा वाला भाग हो जाएगा, फीमेल मादा जननांग, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जननांग फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी को क्या बोल दिया जाता है, कार्पल भी बोल दिया जाता है, पिस्टल भी बोल दिया जाता है, या अंडप या स्त्री धानी के नाम से भी जाना जाता है। या आप क्या बोल दोगे, इंग्लिश नाम क्या जाएगा, पिस्टल या कार्पल के नाम से भी बोल दो। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, ये आ जाएगा पिस्टल या कार्पल। ठीक है, पिस्टल या कार्पल के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान से सुनना, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब किस पर है, फूल पर लगा हुआ भाग रहता है, फूल पर लगा हुआ भाग रहता है। तो इसका जो ऊपरी भाग रहता है इसको क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है, वर्तिकाग्र। अब आप बोलोगे वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इससे बोला जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इंग्लिश भी मैं लाया हूं आप लोगों के लिए, स्टिग्मा। हाँ, आप लोग भी बताते चलिए। वर्तिकाग्र, किसी भी चीज का अग्र वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, काग्र अग्र। उसके नीचे क्या आएगा, तो ये वाला भाग आ जाएगा, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलोगे, वर्तिका, क्या बोलोगे, वर्तिका बोलोगे। ध्यान से समझते चलना, क्योंकि ये चीज़ें आगे जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तब काम में आएगी आपको। ठीक है, आप वर्तिका को स्टिग्मा स्टिग्मा तो ऊपर वाला हो गया था, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल, स्टाइल में रहने का, स्टाइल, स्टाइल STYLE, स्टाइल, स्टिग्मा, उसके बाद में स्टाइल। हाँ, स्टाइल। चलिए, इतना क्लियर होते चल रहा है। अब हम आगे चलने वाले हैं। इसको बोला जाता है, अब जो ऊपरी भाग दिख रहा है इसको बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है, अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी। क्या बोल दिया जाता है, ओवरी, ओवरी। ठीक है,
ओवरी अंडा से बोल दिया जाता है। अब हमने देखा कि भैया इसमें जो नाम ही समझ में क्लियर हो रहा है, एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी, मतलब जो बीज है उसके चारों ओर एक कवच है। कवच किसका है? अंडाशय की भित्ति पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। बीजांड पाया जाता है। लेकिन मुझे जगह लगेगी हल्की सी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को उठा के फेंक तो नहीं रहे, हम यहाँ रख देते हैं। टेढ़ा सा हो रहा है, हल्का सा, है ना। चलिए आप ध्यान देना, यहाँ रख देते हैं, ऐसे सुंदर दिखेगा आपको। ठीक है, मादा जननांग वाला भाग आप ध्यान से सुनते चलना। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं इसके अंदर। अब देखो इसमें अंदर घुसते हैं अपन, बहुत हो गया बाहर बाहर, अब इसके अंदर चलते हैं। तो अंदर जब हम आए तो हमें ऐसी संरचना दिखाई दी। अंदर आए तो हमें कैसी संरचना दिखाई दी? इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। ठीक है, सबको दिख रही है प्रॉपर, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर आ गए, एक बार और लास्ट बार बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आई। ये देखो, ये वाला भाग बना दिया मैंने अंदर, छोटा सा भाग। ये क्या है? आप में से कोई नाम बता पाएगा इस वाले भाग का? इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा? क्या आप में से कोई बता पाएगा? जितने लोग देख रहे हैं बताइए जल्दी से। दिख रहा है कि किसी को? तो इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोला जाता है? भ्रूण कोश बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश बोलते हैं ना कि इस फल का भ्रूण कोश खाया जाता है, इसका ये खाया जाता है। तो मैं सब चीज़ें आ जाएंगी, बस धीरे धीरे हमें सीखते चलना है सारी की सारी चीज़ें। एम्ब्रियो सैक, EMBRYOSAC, एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? एम्ब्रियो सैक। क्लियर? अब जो एम्ब्रियो सैक रहता है ना, इसी के ऊपर क्या पाया जाता है? ओब्यूल पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान से सुनना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस प्रकार से हम आगे भी पढ़ेंगे, पूरी संरचनाएं एक एक चीज़ देखेंगे। तो इसका नाम क्या जाएगा? ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी से फल बनते हैं, अलग अलग प्रकार के फल, सत्य फल, असत्य फल, कौन सा खाने वाला भाग है, क्या है। तो इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड, बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओब्यूल। क्या बोलते हैं? ओब्यूल। ठीक है, ओब्यूल ही बोलते हैं, बीजांड याद रखना, बीजांड, ओब्यूल, OVULE, सही है, बीजांड। क्या इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई इतना तो सर आपने बता दिया, मैं सभी चीज़ें आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अंडा से होता है, इससे क्या होता है? इससे फल का निर्माण होता है, इससे फल का निर्माण होता है। अब क्योंकि इसके बाद में जो लाइन लिखूंगा उससे आपकी धरती खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, ऐसा बोला जाता है, लेकिन खिसकेगी विसकेगी नहीं। लेकिन ध्यान देना, इससे फल का निर्माण होता है, ये तो सभी को पता है, फल का निर्माण होता है। अब फल जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या होता है। एक साथ गुच्छ के रूप में फल पाए जाते हैं जिन्हें पुंज फल कहा जाता है। तो वो कैसे बनते हैं वो हम बाद में देखेंगे। बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो सर ये बताओ यार, ये क्या है? कोई भ्रूण कोश क्यों, ये क्या करेगा फालतू में, इसको क्यों बनाया है? ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है भ्रूण कोश। अब देखो इसमें हरा कलर ले लेते हैं। अब भ्रूण कोश के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर भ्रूण कोश में पूछा जाता है कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें 3 प्रकार की 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बस आप इतना याद रखो जो मैं बताते जा रहा हूँ, फिर मैं आगे आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन पेपर में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप TGT चले जाओ, PGT चले जाओ, MP वाला एग्ज़ाम दे दो, आपका TET वाला या कोई भी एग्ज़ाम दे दो लेवल वाला, BSc लेवल तक का, तो आपकी चीज़ें बनेंगी। बस आपको समझना पड़ेगा। और 0 से 0 लेवल भी हम देख रहे हैं ताकि कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, SSC हो, रेलवे हो, वो भी आपका कवर हो जाए। तो सारे एग्ज़ाम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं।
पाई जाती हैं। क्लियर। अब 8 कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, पाई जाती हैं। तो 8 कोशिका मैं बना देता हूं यहां पर ताकि आपको हल्का सा क्लियर हो जाए। 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 कोशिका। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब इनके नाम भी बताऊंगा, अभी नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम बीजांड ही पढ़ेंगे पूरा कि बीज पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यहाँ पर बस 2 कोशिकाओं के नाम आपको याद रखने हैं। ये 1 कोशिका, दूसरी कोशिका और एक बड़ी सी होती है, जैसे एक बड़ी सी बना देता हूँ, इतनी बड़ी, लो बड़ी। इस बड़ी वाली को क्या नाम दे दिया जाता है? एग सेल दे दिया जाता है। कितनी हो गई टोटल, हो गई कि नहीं हुई? 8 एग सेल होती है, EGGCELL, एग सेल मतलब अंडा यही होता है। अंडा, अंडा जो बनता है ना फीमेल के अंदर, तो ये फीमेल वाला भाग होता है, इसका नाम क्या है? अंडप। अंडप के अंदर क्या बन रहा है? अंडा बन रहा है। और ये भ्रूण कोष पाया जाता है जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसमें जो मुख्य कोशिका है एग सेल, वैसे 2 हो जाएंगी, सहायक कोशिकाएं छोड़ो ने। अब 8 हो गई कि 6? अभी नहीं हुई हैं। बहुत बढ़िया, चलो सभी ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो छुड़वा देता मैं। चलो आप ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं रह गई बीच वाली, 1 और एक 2। याद रखना ये क्या आ जाएंगी? 2 कोशिकाएं आ जाएंगी। इनको बोलते हैं द्विगुणित केंद्रक। इनमें द्विगुणित केंद्रक होता है, इसीलिए केंद्रक एक नहीं है, केंद्रक इनका 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको द्विगुणित केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब डिप्लॉइड केंद्रक के नाम से न्यूक्लियस होता है द्विगुणित। हैप्लॉइड मतलब सिंगल और डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। तो द्विगुणित होता है। अब इसको नाम क्या दे दिया जाता है? द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बोल दिया जाता है, सेकेंडरी पोलर सेल। द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका दिख रहा है ना, 2 कोशिकाएं हैं। या फिर इसको मिटा के अपन ये वाला पेन से बना देते हैं और पतला कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं ये क्या पाई जाती हैं? इसमें द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखना, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कैसी होती है? देखो 2 कोशिकाएं, तो ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड नहीं है। इसको हम 2N बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगुणित होती है, द्विगुणित। डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है, द्विगुणित आ जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब क्या आ जाएंगे? ये जो नर युग्मक बन रहा है, मादा युग्मक, ये एग क्या बन रहा है? ये एग जो बन रहा है ये सिंगल कोशिका है, ये सिंगल कोशिका है, एन है, एन मतलब ये अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। अभी मिलेगा तब द्विगुणित बनेगा, क्योंकि जो पौधा है स्पोरोफाइटिक है, ये द्विगुणित पौधा होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो रहा है? फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब जो मैं लाइन लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं। अब आपने देखा द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेकेंडरी पोलर सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, सेकेंडरी पोलर सेल, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं। जी क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम अब समझने वाले हैं। क्लियर? चलो कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है? इसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें दोहरा निषेचन, इसका मतलब क्या है? दोहरा निषेचन। इसमें दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, DOUBLE फर्टिलाइजेशन। ये सब आप देखो TGT का सिलेबस उठा के, PGT, TET, ये सब के अंदर जो खासकर बॉटनी वाले लेके बैठे हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी है, उनमें तो प्योर भर के रखा है। और जो एग्जाम और हो रहे हैं अन्य तमाम, उनमें सीधे सीधे एक एक लाइन के पूछ लेता है अलग अलग। तो हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, समय है हमारे पास। इसमें दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन एवं अब जो मैं लिख रहा हूं ये क्या लिख दिया मैंने? त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, संलयन, ट्रिपल फ्यूजन,
अब इसको कहां तक रट के जाओगे, ध्यान से सुनना। ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। अभी क्या हो गई, अब ये क्या लिखा है, किसी को समझ में आया क्या? जल्दी बताओ। इसमें दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? जल्दी बताओ। सबको पता है ना इसका मतलब? जल्दी बताओ। सबको पता हो तो फिर छुड़वाएं इसको और आगे बढ़ें। चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा। देखो ये पीछे वाला पूरा क्लियर है। हाँ चलिए, नहीं तो आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुनना मेरी बात। ये पौधा कैसा है? अब मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ये पौधा कैसा है तो आप बोलोगे सर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। ये कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है, आगुड़ित होता है। स्पोरोफाइटिक यहीं कर देता हूं मैं पूरा खेल। स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद होता है। ये पौधा कैसा है? बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइटिक होता है ये, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद है। अब इस पौधे के अंदर जो बीजाणुद्भिद पौधा है ये कैसा पौधा है? तो आप बोलोगे सर ये तो पुष्पीय पौधा है। ये कैसा है? फ्लावर वाला है, पुष्पीय पौधा है, पुष्पीय पादप है। मतलब इसमें मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। और पुष्प के अंदर क्या होता है? दो भाग पाए जाते हैं, एक मादा वाला भाग पाया जाता है, एक नर वाला भाग पाया जाता है। तो जो नर वाला भाग है नर जननांग, अब आप बताओ उसको क्या बोलते हैं? नर जननांग को क्या बोला जाता है? क्या आप बता पाओगे जल्दी से सभी लोग? ठीक है, मादा जननांग। चलिए पुंकेसर, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो जो नर जननांग वाला भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर बोल दिया जाता है। और पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? तो याद रखना, इसको बोला जाता है स्टामिन। स्टामिन के नाम से जाना जाता है पुंकेसर, स्टामिन, स्टामिन। आप ध्यान से सुनना, पुंकेसर के अंदर क्या होता है? मैंने अभी बताया था पुंकेसर को ही हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोफिलस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? मदर सेल पाई जाती है। परागकण होता है ये, परागकण। तो पराग मात्र कोशिका बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर जो पुंकेसर होता है, नर जननांग होता है, इसके अंदर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पराग मात्र कोशिका पाई जाती है, पराग मदर सेल पाई जाती है। मतलब पराग मात्र कोशिका, ये समझते चलना, कोई कठिन नहीं है। इसके अंदर एक कोशिका है, मम्मी है, ये मम्मी इसके अंदर पराग मात्र कोशिका क्या बोलते हैं? पराग मात्र कोशिका पाई जाती है, पराग मात्र मदर सेल। पीएमसी लिख देता हूं, पीएमसी भी समझ में आ रहा होगा। पराग मदर सेल आ जाएगी, पीएमसी पाई जाती है। ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। ये कैसी होती है? तो 2n लिख देता हूं। 2n मतलब समझ जाना, इसमें सब चीज द्विगुणित चल रहा है। अब पराग मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पराग मात्र कोशिका में होता है मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्योंकि अब ये पेड़ पौधे विकसित हो गए, कोशिका विभाजन होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मतलब मियोसिस सेल डिवीजन, कभी इंग्लिश में भी दे दे, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो नर युग्मक बनता है। हमने वो स्टेप पीछे पूरी की पूरी ये पढ़ रखी है। ये देखो यहाँ पर अब क्या होता है? पराग कोश के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है। इससे क्या बनेगा? पराग कण बनेगा। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा? पराग कण बनेगा, पराग कण, पराग कण, परागकण, पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ध्यान से सुनना, ये नर युग्मक है। ये क्या है? नर युग्मक है, ये नर युग्मक है। और नर युग्मक
परागकण को क्या बोलेंगे? नर युग्मक। मेल गैमेटोफाइट है, ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। और ये कैसा रहता है? ये अभी हैप्लॉइड है, एन है, जब अभी मिला थोड़ी है, एन है ये, मतलब आगुणित है। ये कैसा है? आगुणित है। आगुणित होता है, ये हैप्लॉइड होता है, एन होता है आगुणित, क्योंकि हमारा भी आगुणित होता है। स्पर्म एग से एग भी आगुणित होता है, मतलब दोनों मिलेंगे तब द्विगुणित बनता है, याद रखना, तब दोनों के गुणसूत्र मिलते हैं। अभी सिंगल सिंगल गुणसूत्र हैं इनमें। क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर हो गया। परागकण बन गया, नर युग्मक बन गया। और मादा वाले भाग में हमने देखा मादा जननांग। तो मादा जननांग से क्या बना? मादा जननांग वाले भाग से हमने देखा कि यहाँ पर दो चीज़ें बनी। एक एग सेल बन गई थी, यहाँ पर क्या बना? अंडाशय से। यहाँ पर एक क्या बना? एक अंडा बना, एग बना, एग बना। और एक क्या बना? द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं बनी, क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर ही पूरा का पूरा मामला है। भ्रूण कोश के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें चलनी है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बीज का निर्माण हो रहा है। क्लियर? अब बीज जब पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा उलझ नहीं रहे, हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, ताकि हमारे सभी स्टूडेंटों को समझ में आए। मादा जननांग के अंदर हमने देखा कि भैया दो चीज़ें बन रही हैं। किसके अंदर बन रही हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण कोश के अंदर क्या बना? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बना? भ्रूण कोश के अंदर दो कोशिकाएं बनी। क्या बनी? दो कोशिकाएं बनी। एक ये ले लो, एक यहाँ ले लो। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप ध्यान से सुनना। एक क्या बनेगा? आपका एग सेल बनेगा, और एक बनेगा अंडा। अंडा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एक यहाँ पर अंडा बन गया। क्या बना? अंडा बना, अंडा। एग बना, एग। ये आगुणित है अंडा। और एक हमने क्या पढ़ा था? तो एक हमने पढ़ा था कि भैया द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं, ये सेंटर में इसी में द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं, समझना। द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। ध्रुवीय कोशिका बनी। क्लियर? दो चीज बन गई। अब मैं जो ये लाइन समझा रहा हूं आपको, इसमें क्या होता है? दोहरा निषेचन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है सर? ये रटवाना नहीं है, समझाना है। तो नर जननांग वाले भाग से इतनी चीजें बन गई, नर युग्मक बन गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब जो यहाँ पर क्या होता है? नर युग्मक जैसी आता है, मतलब पोलन ग्रेन जैसी आता है, तो एक नली में कन्वर्ट हो जाता है। और इस नली को क्या बोला जाता है? पराग नलिका। इंग्लिश में, इंग्लिश नाम आप देख लेना, पराग नलिका। याद रखना, पराग कण जैसी यहाँ पर आएगा मादा वाले भाग में, तो एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा वो। इस प्रकार ये ट्यूब यहाँ कनेक्ट होगी। ठीक है? तो इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? पराग नलिका। पराग नलिका। और इस पराग नलिका के अंदर ध्यान से सुनना, दो पोलन ग्रेन बनते हैं। दो पोलन ग्रेन आएंगे, दो नर युग्मक आएंगे, एक और दो। फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या आ जाएंगे? नर युग्मक आ जाएंगे, नर युग्मक। ये निषेचन के फलस्वरूप क्रिया हो रही है सारी की सारी। तो याद रखना, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दो नर युग्मक बन रहे हैं। ये पराग नलिका, पराग कण अंदर आएगा तो ये वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में आएगा और एक नली बनाएगा। इस नली को क्या बोला जाता है? पराग नली। पराग नली यहाँ कनेक्ट होगी किससे? अंडाशय वाले भाग में, बीजांड वाले भाग से, और किससे? भ्रूणकोश से। अब यहाँ पर जैसी कनेक्शन होगा तो दो नर युग्मक बन रहे हैं। कितने नर युग्मक बन रहे हैं? दो नर युग्मक बन रहे हैं। याद रखना, यहाँ पर दो नर युग्मक बन रहे हैं। कौन से पेन से लिख दूं? हरे से ही लिख देता हूँ। नर युग्मक कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। नर युग्मक फर्स्ट, ठीक है, और एक आ जाएगा नर युग्मक सेकंड। नर युग्मक सेकंड, याद रखना। क्लियर? नर युग्मक फर्स्ट और एक नर युग्मक सेकंड। या फिर हम क्या कर देते हैं, उस साइड नर युग्मक फर्स्ट बना देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा आपको अभी चित्रकारी में प्रभाव दिखेगा।
इधर ये नर युग्मक फर्स्ट बना दिया मैंने। वैसे ऐसा मत सोचना कि सर यार ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन नर युग्मक, ये नर युग्मक फर्स्ट और सेकंड कहीं भी बना दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो समझाने के लिए। अब जो नर युग्मक फर्स्ट है ना, वो उस किससे मिलेगा, अंडा से मिलेगा, ये एग से मिलेगा। याद रखना ये एग कैसा होता है, ये एग एन है, आगुणित कोशिका है, ध्यान से सुनना, एन है, आगुणित है। और ये कैसा है, 2n है, द्विगुणित कोशिका है, 2 कोशिकाओं से मिलके बन रहा है। ये नर युग्मक कैसे हैं, दोनों के दोनों एन हैं, आगुणित हैं। इतना क्लियर हुआ, पहले बताओ मुझे, नहीं तो अकेला ही मैं भजन गाने में लगाऊं और आप सब लोग तालियां बजा रहे हो। बस समझ में आ नहीं रहा, बस लगे समझ में आ रहा है क्या, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी लोगों को, जितने टीजीटी पीजीटी मध्य प्रदेश टीईटी वाले जितने भी सब हैं, ध्यान सुनना, एसएससी कांस्टेबल लेवल तक में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं समझना। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया, हो चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो नर युग्मक फर्स्ट है वो एग से आके मिलेगा, आगुणित से अब क्या बनेगा, द्विगुणित होगी चीज़ें। तो कौन से पेन से लेकर जाए, कलर कौन सा लेकर जाए, ये वाले कलर से मिलवा देते हैं। भैया जो अंडा है, अंडा से मुलाकात किसकी होगी, अंडा से मुलाकात किसकी हो रही है, इस अंडे को अपन ऐसा कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर, और इसको लेके आते हैं, ध्यान से सुनना, ये नीचे आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, नर युग्मक फर्स्ट आ रहा है, ये आंदो 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 आंदो, ये आया और ये यहाँ पर आकर इससे मिल गया। क्लियर हो रहा है। अब ये यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। आपको पता है नर युग्मक और मादा एग मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो आप सभी लोग बता दोगे सर ये तो बच्चा बता देगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट। थोड़ा सा इधर ही तो मिला दो, काय को इतना, हो ठीक है। ये क्या बनेगा, यहाँ पर अब ऊपर से अंडा को आके मिलवा देते हैं, ये अंडा आके मिला तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, तो आप बोलोगे सर युग्मनज बना, युग्मनज बोले तो जाइगोट। बताओ मुझे, जाइगोट आगुणित होगा या द्विगुणित होगा, मैं समझ जाऊंगा समझ गए हो कि नहीं समझे। पहले मुझे बताओ जाइगोट आगुणित होगा या द्विगुणित होगा, जाइगोट आगुणित होगा या द्विगुणित होगा, ये बताओ मुझे। तो सारी चीजें छोड़ो, पहले इतना सेव कर लेने दो मुझे। जाइगोट आगुणित होगा या द्विगुणित होगा, बहुत बढ़िया 2n, क्योंकि सिंगल एन और सिंगल एन, डबल एन, तो ये कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। 2n लिख रहा हूं, ये द्विगुणित होता है। युग्मनज से क्या, आप देखो युग्मनज से क्या बनेगा, बीज बनेगा। युग्मनज से क्या बनेगा, तो यहां पे बीज बनेगा। युग्मनज से ध्यान से सुनना, भ्रूण बनेगा पहले, युग्मनज से एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, इतना आपको याद रखना है। युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बोले तो एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। अब मुझे बताओ भाई साहब, जब मम्मी के पेट में बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है, उसको खाना वाना कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, एक नली निकली होती है, तो इसको भी तो खाना चाहिए। तो इसको खाने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, भ्रूण को पोषण कौन देगा, तो यहां पर दोहरा निषेचन हो रहा है, मतलब 2 नर युग्मक हैं, 2 नर युग्मक होने के कारण यहां पर कौन सा निषेचन हो रहा है, दोहरा निषेचन हो रहा है। पहली बार में अंडा से युग्मनज बन रहा है, युग्मनज से भ्रूण बन रहा है, और दूसरा जो नर युग्मक है वो किससे मिलता है, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका से मिलता है, याद रखना। तो बताओ मुझे, ये जो नर युग्मक है ये आगुणित है। अब यहां पर मैं बना रहा हूं इस पेन से, नीला पेन दिखेगा क्या, दिख रहा है क्या, पेन वाइट ही चलेगा। चलो आप ध्यान से सुनना, अब ये दोनों, हाँ अब ये दोनों मिलेंगे, ये वाला और ये मिलेगा, तो अब क्या बनेगा, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। ये भ्रूण कहाँ चला गया, भ्रूणकोष है, एम्ब्रियो सैक है, ये भ्रूणपोष,
भ्रूणपोष बनेगा, याद रखना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। कभी कभी भ्रूणपोष से ही फल का निर्माण हो जाता है, क्वेश्चन आता है इस फल का निर्माण किससे होता है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी इतना याद रखो। भ्रूणपोष को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बोला जाता है भ्रूणपोष। और ये जो भ्रूणपोष होता है ये क्या होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, मैं लिख देता हूं, एंड ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अब मुझे बताओ ये अगुणित होगा, द्विगुणित होगा या त्रिगुणित होगा, ये अगुणित होगा, द्विगुणित होगा। फर्टिलाइजेशन तो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। फ्यूजन कौन सा होगा, फ्यूजन कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन तो निषेचन हो गया, डबल हो रहा है, दो नर युग्मक के कारण फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर फ्यूजन क्या होगा, दोगुणा त्रिगुणित हो जाएगा। तो इसको याद रखना, क्या नाम दे दिया जाता है, त्रिक संलयन नाम दिया जाता है। तो ये 3n हो जाएगा, ये त्रिगुण। ये पेपर में सब क्वेश्चन बनती है, मन से नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसको समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए पड़ती है, इसीलिए हम आपको एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें कवर कराते हैं। आप हमारा बायोलॉजी का कोर्स देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल से लेके एक एक चीज़ वहाँ पर क्लियर कराइए, आप नोट्स देखना हर चीज़। और केमिस्ट्री में आप आवर्त सारणी में ही 5 दिन लग गए, तो एक एक चीज़ जो पढ़ाते हैं वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बस आपको पढ़ना है। तो जितने लोग यूट्यूब पर भी इसको देखो, तो आप लोग अगर पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल, या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश व्यापम वाले तो आंख बंद करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो एसएससी, रेलवे, सभी का साइंस मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। अब इतना कुछ हो गया हमारा, ध्यान देना, ट्रिपल फ्यूजन, बिल्कुल इतनी लाइन समझाने के लिए काम धाम किया था पूरा। अब ध्यान देना, इस भ्रूण से क्या बनेगा, तो अब ध्यान से सुनो, इस भ्रूण से क्या बनेगा बताओ, तो इस भ्रूण से बनेगा बीज। क्या बनेगा, बीज बनेगा, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा। और ये बीज में क्या होगा, बीज के अंदर होगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन वो होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण। और अंकुरण से जो पौधा बनेगा वो पौधा कैसा होगा, वो रहेगा बीजाणुउद्भिद पौधा बनेगा। मतलब यहाँ से चालू हुए और वहीं के वहीं ये पूरी साइकिल चलती रहेगी आपकी। ये पेपर में पूछा जाता है, भ्रूण से क्या बनेगा, बीज, बीज का अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होता है। अंकुरण को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोला जाता है। अंकुरण हो जाता है, उससे बीजाणुउद्भिद बनते हैं और इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? पहले मुझे ये बताओ, त्रिक संलयन हमने देख लिया है, त्रिगुणित होता है। ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। 3n मैंने लिख दिया है, त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इसमें सब कुछ चीजें मिल रही हैं, तो ये त्रिगुणित होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, त्रिगुणित होता है। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूं, पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। सुनो, 10-15 मिनट और दे दो, मैं आज इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देता हूं। ये हमारा आवृत्तबीजी, क्योंकि आवृत्तबीजी जो है ना वो छोटा मोटा नहीं है। अभी अपन टेक्सोनॉमी देखेंगे इसकी, लेकिन कब देखेंगे, जब आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी पता होगी कि बीज क्या होता है, जड़ कौन कौन सी होती हैं, तना कौन सा होता है, पत्ती, फूल, फल, तब आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन सारी चीज़ें अब आपसे पूछ लेगा। वो स्ट्रॉबेरी बताइए फल के कौन से भाग से निर्मित होता है, मध्य फल भित्ति, ये भित्ति, वो आप बता ही नहीं पाओगे। पहले आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। तो मैं अब आपसे ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट और हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें देखिए। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा आवृत्तबीजी होता है, ये 2 भागों में बांट दिया जाता है। आवृत्तबीजी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। ये तो हमने इनमें निषेचन देखा, मैं एक बार आपको पूरा बता देता हूँ, देख लो बस एक बार। मैंने आपको नर वाला भाग, मादा वाला भाग, यहाँ से जो जो चीज़ें बनती हैं इनका हम बेसिक जितना भी है पूरी चीज़ें हम क्लियर करते जा रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये हमने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, चलिए, आवृत्तबीजी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। आवृत्तबीजी को 2 भागों में बांटा जाता है। एंजियोस्पर्म को आवृत्तबीजी को
दो वर्गों में बोल सकते हैं ये, या आवृत्तबीजी दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आवृत्तबीजी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं बता पाओगे आप लोग? देखते हैं कौन कौन बता पाएगा, जल्दी से बताओ दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ भी दे देंगे निशु जी, बस आज पूरा लिखा हुआ निकलवा लेंगे बोर्ड में से, बस निकालने की देरी है तो आपको उसमें डलवा दिया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। मुझे लगा आप हाथ से बना रहे होगे, लेकिन आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। आपके एप्लीकेशन पर जहाँ PDF मिल रही है वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, आप बाद में लिख लेना। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। याद रखना, एक बीजपत्री, एक बीज पत्री, मोनोकोट, मोनोकोट एक बीजपत्री, और एक क्या हो जाएगा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री बोले तो डाइकोट, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट, दो, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब इनसे यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। डाइकोट, हाँ एक कोट मतलब सिंगल और डबल भी आ जाएगा, डाइकोट और मोनोकोट। अब मोनो COAT भी कर लेना आप, डाइकोट लिख दिया मैंने, COAT भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब एक बीजपत्री की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो एक बीजपत्री सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भ्रूण लेवल की। चलो हम इनके भ्रूण की बात करें, भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो इनके भ्रूण में क्या होता है, इनके जो बीज होता है इनके बीज में एक पत्रक होता है। चलो भ्रूण की जगह बीज लिख देता हूं और जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको। तो बीज, सबसे पहले हम बीज के आधार पर देखते हैं। इनके बीज में क्या होता है, एक पत्र पाया जाता है, या आप बोल सकते हो इनके बीज में क्या होता है, केवल एक ही मतलब दो समान टुकड़ों में इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, एक बीजपत्री, इनके बीज में एक ही पत्रक होता है। तो याद रखना, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि बीज, केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, इतना ही लिख लो, केवल। अभी मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, बीज पत्र पाया जाता है, और मतलब इसमें क्या होगा, जो बीज हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही पूरा का पूरा बीज निर्मित होता है भ्रूण के द्वारा। और यहाँ पर क्या होते हैं, दो बीज पत्र पाए जाते हैं, मतलब दो समान भागों में क्या कर सकते हैं, बीज को आप तोड़ सकते हैं। बीज जैसे चना की दाल है, तो चना की दाल आप देखना उसके ऊपर का खोल हटाना, दो भागों में टूट जाएगा। आप देखना सरसों को दरना तो दो भागों में टूट जाएगी। आप इमली का बीज लेना, दो भागों में टूट जाएगा। आम का बीज लेना, दो भागों में टूट जाएगा। तो याद रखना, इनमें क्या होते हैं, जो बीज रहते हैं दो भागों में बटे हुए रहते हैं। तो बीज दो भागों में विभाजित होते हैं, बीज दो भागों में विभाजित होते हैं, भागों में विभाजित होते हैं। बीज क्या होते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने बीज तो बता दिया, अब मान लो हमें बीज मिल ही नहीं रहा, हम तो खा रहे हैं सर प्याज। अब बताओ आपके प्याज में क्या होगा, हम तो प्याज खा रहे हैं, प्याज में बीज कहां से मिलेगा सर, हम तो खा रहे हैं गन्ना, हम तो घास खा रहे हैं, घास ज़्यादा ही हो गया। चलिए, तो बहुत बढ़िया। राइस, आलमंड तो दो भागों में टूट जाता है, राइस नहीं टूटता है। अभी हम देखते हैं केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। तो अब हम बात करें, चलो भाई बीज नहीं मिल रहा हमें, तो हम बात कर लेते हैं जड़ की। किसकी बात कर लेते हैं, जड़ की बात कर लेते हैं। दिख रहा है ये कलर, जड़ की बात कर लेते हैं हम। ये कलर दिख तो रहे ना, नहीं तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, नहीं तो पता चले एंड में। ये वाला कलर ले लेते हैं यहाँ पर, बीज। और अब हम देखने वाले हैं जड़, ठीक है। तो जो एक बीज पत्री होती है ना, इनकी आप इजीली जड़ देख पाओगे। अभी मैं लेकर नहीं आ पाया, नहीं तो आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो लेकर आ जाया करूंगा, आपको दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें। आप प्याज का देखना,
प्याज को उखाड़ के लाओगे तो नीचे जो जड़ें रहेंगी वो ऐसी रहेंगी, तने से ही एक साथ जड़ें निकली रहती हैं पूरी की पूरी रेशे के रूप में। लेकिन द्विबीजपत्री में आप देखोगे तो एक मेन जड़ रहेगी, मूसला जड़ रहेगी, और उस पर बहुत सारी सहायक जड़ें रहती हैं। तो इसमें जो जड़ें रहती हैं ये कैसी रहती हैं, इस प्रकार की जड़ें रहती हैं, जो तना रहता है उसी से बहुत सारी जड़ें क्या होती हैं, निकली होती हैं। इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं और इन जड़ों को क्या बोला जाता है, अपस्थानिक या जकड़ा जड़ों के नाम से जाना जाता है। जकड़ा, लकड़ा वकड़ा मत कर देना, याद रखना, जकड़ा जड़ें, फाइब्रस रूट भी बोल देते हैं, जकड़ा फाइब्रस, जकड़ा या अपस्थानिक, अपस्थानिक एडवेंटियस अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। मतलब आप देखोगे, जैसे आपने देखा होगा तने में से जड़ें निकली होती हैं, जैसे आपने देखा होगा गन्ना, गन्ना, या फिर आपने घास देखा होगा, घास, आपने देखा होगा प्याज, इन सभी में क्या होता है, जड़ें एक साथ निकली होती हैं। तो इनको हम अपस्थानिक या जकड़ा जड़ें या फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन आप बात करोगे यहाँ, तो ये जो जड़ें रहती हैं ना, यहाँ पर अगर जड़ों की बात करोगे तो एक यहाँ पर क्या होगी, मेन जड़ रहेगी, मूल, और उसमें से हल्की हल्की जड़ें रहेंगी, आप देखना निकाल के। तो इसको बोला जाता है मूसला जड़, टैप रूट, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़, टैप रूट पाई जाती है, टैप रूट। जड़ों में मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, याद रखना। मूसला जड़, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। आप अगर ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मूसला जड़ें पाई जाती, सरसों देख लेना आप, सरसों को उखाड़ के, सरसों को आप उखाड़ के देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मूसला जड़ें मिल जाएंगी वहाँ पर आराम से, ठीक है। और गन्ना वगैरह आप देखोगे तो गन्ने में आपको ये वाली जड़ें, तो आप आराम से बता पाओगे एक बीजपत्री दो। अब आप बोलोगे सर हमें जड़ें नहीं मिल रही हैं, हम कैसे देखें, हमें कुछ और उपाय बताइए। तो और उपाय भी बता देते हैं। हाँ, दाल वगैरह आप देखोगे, दालों की जड़ें उखाड़ के देखोगे तो एक बड़ी सी लंबी जड़ दिखाई देगी और उसमें सहायक जड़ें रहेंगी, लेकिन बहुत सारे पेड़ों में नॉर्मल ही उसमें पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जड़ें हमने देख ली हैं, जड़ना जड़ें, ठीक है, तने से हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं पत्तियां देखकर, पत्ती, पत्ती, पत्ती और देख लेते हैं हम। बीज हमने बात करा, जड़ बात करा, अब हम पत्ती की बात कर लेते हैं। भाई पत्ती देख के हमें पता कैसे लगेगा, लीफ देख के कैसे पता चलेगा, पत्ती देख के कैसे बता पाएंगे। तो याद रखना, पत्तियों पर क्या होता है, सिरा विन्यास पाया जाता है। सिरा विन्यास मतलब जो वेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे हमारे शरीर में धमनी और सिराएं रहती हैं, उनमें रेडिकुलस पाया जाता है, मतलब रेडिकुलेट भी बोल दिया जाता है इंग्लिश में। तो सिरा विन्यास, किसी में सिरा विन्यास कैसा रहता है, उलझा हुआ पाया जाता है, मतलब फैला हुआ, और किसी में समांतर पाया जाता है। तो याद रखना, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का अनाज अभी हम देखने वाले हैं। अनाज में कौन कौन सी कैसी क्या है, मैं एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पत्तियों में देखो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें एक बीज पत्ती में क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। हाँ, आप ध्यान से सुनना, समांतर, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। सिरा विन्यास, यार सिरा विन्यास को इंग्लिश में, एक मिनट, इंग्लिश में सिरा विन्यास को क्या बोल, रेटिकुलेट बोलते हैं इंग्लिश में, रेटिकुलेट, पैरेलल रेटिकुलेट, पैरेलल रेटिकुलेट, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, सिरा विन्यास पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें नहीं पता चल रहा समांतर क्या है, तो इसकी पत्तियां इस प्रकार से रहती हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये पत्तियां हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग भड़क जाएं। तो ये मान लो पेड़ है, इसकी पत्ती है, तो पत्तियों में क्या होता है, इस प्रकार की समांतर, ऐसी समांतर इस प्रकार की आपने देखा होगा। आप गन्ना की पत्ती देख लेना, घास की पत्ती देख लेना, तो इनमें समांतर, केला की पत्ती देख लेना, तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना, घास, केला, या फिर आप देखना गेहूँ, गेहूँ में भी यही पाई जाएगी। गेहूँ में, गेहूँ का पौधा देखना, गेहूँ, घास, गन्ना, इन सभी में देखना। हाँ, केले की पत्ती, केला ले लो, यहाँ पे लो, केला, केला की पत्ती भी सीधी पाई जाती है। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ, तो यहाँ समांतर सिरा विन्यास की जगह क्या पाया जाता है, पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेटिकुलेट पाया जाता है। जालिका रूपी, जालिका रूपी
सिरा विन्यास पाया जाता है। अब आप बोलोगे जालिका रूपी कैसे, तो इनकी पत्तियां आपने पीपल का देखा होगा, जैसे पीपल का पेड़, ऐसे मान लो ये पत्ती है, एक पत्ती ले लिया आपने पेड़ की। अब इस पत्तियों में क्या रहता है, छोटी सी वेंस नुमा संरचना, एक तो मेन निकली रहती है, इसमें इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी, आप पत्ती देखकर बता पाओगे कि उसमें बहुत, जैसे आम, नीम, जामुन, फलाना ढिकाना, अब आप देख लेना बहुत सारी। तो जालिका रूपी विन्यास पाया जाता है बहुत सारी। अब आप बोलोगे सर बीज देख लिया, जड़ देख लिया, पत्ती देख ली, अब हमें तो सर अगर फूल देखकर बताना है तो भी देख लो, आप फूल देखकर भी आप बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप देखो फूल, तो फूल में होती है पंखुड़ियाँ आपने देखी होंगी, तो याद रखना जो एक बीज पत्री होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ कैसी रहेंगी, 3 के गुणज में रहेंगी, 3 रहेंगी, 6 रहेंगी, 9 रहेंगी। और जो द्विबीज पत्री रहते हैं इनकी पंखुड़ियाँ 2, 4, 8 या फिर 5, 10, 15 के गुणज में रहती हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर फूल में 3 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं, किसमें, इसमें, या 3 का गुणज याद रखना, कभी कभी ज़्यादा गिन भी सकते हो। फूल में 3 पंखुड़ियाँ मतलब वो आप देखते हैं ना, हम आगे पढ़ेंगे, जो दल वाला भाग रहता है वो वाला, ठीक है, पेटल वाला भाग। फूल में 3 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं, पंखुड़ियाँ। अब 3 मत पकड़ के बैठ जाना, पंखुड़ियाँ पाई जाती 3 का मतलब मैं पहले ही बता रहा हूँ, कभी भविष्य में जब मैं फेमस हो गया तो मेरी बातों को काटने के लिए लोग डाल देंगे ऐसे, तो मैं बता रहा हूँ, याद रखना 3 पंखुड़ियाँ की जगह 3 गुणा में कभी कभी 6 भी 9 भी, तो 3 के गुणज में पाई जाएंगी। और यहाँ पर पत्तियाँ कैसी होंगी, तो यहाँ पर पत्तियाँ ध्यान से सुनना, इनके फूल में चतुष्टयी 4 या पंचयी 5 या उनके गुणज में पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो इनमें 4 पंखुड़ियाँ लिख सकते हैं, या इनके फूलों में 4 पंखुड़ियाँ, चतुष्टयी या 5 पत्तियाँ, पंचयी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, पंचटयी बोल देते हैं, ठीक है, पंचटयी। इनके फूल में 4 पंखुड़ियाँ या 5 पंखुड़ियाँ या 5 पंखुड़ी पाई जाती हैं, यह इनके गुणज में 2, 4 है ना, पाई जाती हैं, 3 का क्रम या फिर ऐसे अलग अलग। अब इनके अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो आप बिल्कुल बता पाओगे। एक बीज पत्री के एग्जाम्पल में आपने देखा एक ही बीजा पाया जा रहा है, जैसे गेहूं, चावल, आप और देख लो ज्वार, बाजरा, गन्ना, प्याज, ये सब आप देख लेना, केला, गेहूं, घास, यहाँ भी लिख दिए मैंने एग्जाम्पल। और द्विबीज पत्री में आप देखोगे दलहन, जितनी भी दालें रहती हैं उनमें 2 पाए जाते हैं। नीम की निबोरी हो गई या फिर आम की गुठली हो गई, उन सभी में क्या होता है, 2 पाई जाती है। तो ये मोनोकॉट पूछ लेता है, डाइकॉट तो सभी बता देते हैं। सरसों भी इसी के अंदर आएगी, सरसों, तिलहन, सरसों इसी के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर आप देख पाओगे, इसमें साबूदाना इसके अंदर आएगा, साबूदाना एक ही बनाया जाता है वैसे साबूदाना तो प्राप्त करके। अब आप जितना पढ़ते जाओगे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। आम वगैरह, आम ले लो, इसमें नीम की निबोड़ी, इमली का चिया, तो ये आपको याद रखना है। इतना कुछ आप याद रख पाओगे एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा लिखा हुआ, साथ में ध्यान से सुनना,
ये मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर भी लिखा हुआ चीज़ें लेकर आया हूँ। आवृत्त बीजी पादप पूर्ण विकसित होते हैं, इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, इनमें स्पष्ट जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, सब कुछ प्रॉपर पाया जाता है, जाइलम भी फ्लोएम भी, ठीक है। और फलों का आवरण, बीजों के ऊपर फलों का आवरण होता है। तो याद रखना ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं एप्लीकेशन पर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन पे तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और डाउनलोड कर लीजिए। मिनिमम फीस पर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। पीजीटी टीजीटी का अलग से कोर्स मिल रहा है आपको, डिटेल में पूरा का पूरा एक एक टॉपिक जो लिख कर दिए वो आपको मिल रहे हैं। संविदा शिक्षक, साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, सभी एग्जामों के लिए आपका बॉटनी कवर हो रहा है। तो अगर आप बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। चलो हाँ, अच्छा अच्छे समझाते हैं। अभी समझाना खत्म थोड़ी हुआ है, अभी 5 मिनट 2 मिनट और दे दो। स्पष्ट जाइलम और फ्लोएम सब आपने देख लिया है। आवृत्त बीजी पादपों में अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए विभिन्न अंग होते हैं, जैसे जल तथा खनिज लवण के लिए जड़ें, मिट्टी, सब वही का वही मैंने जो समझा दिया पूरा वही लिखा हुआ है यहाँ। हवा में सीधा खड़ा होने के लिए तना और शाखित होता है। तना कैसा होता है? मजबूत और शाखित होता है। ये आहार बनाने के लिए पत्तियों को जन्म देते हैं और जनन हेतु पुष्प होता है। पुष्प में पराग तथा बीजाणु बनते हैं, हमने देखा। आवृत्त बीजी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री वे पौधे जिनमें केवल बीज में एक पत्रक होता है। याद रखना, जैसे कि लहसुन, गेहूं, जौ, बांस, ताड़, खजूर, प्याज आदि। और द्विबीजपत्री जिनके बीज में 2 पत्र होते हैं, जैसे सलजम, इमली, चना, मटर, आम, सरसों इत्यादि। इतना याद रखना है। हाँ, आज चैप्टर कंप्लीट ही है, ये कंप्लीट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कंप्लीट ही है। इतना ही पेपर में आपका जो आवृत्त बीजी है ना वो इतना ही है। अब इसके अंदर टेक्सोनॉमी इसकी और मॉर्फोलॉजी, तो ये हम जड़ तना पत्ती अलग से हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो आवृत्त बीजियों का ही पढ़ना पड़ता है। आपके सिलेबस में नाम लिख के दे दिया उन्होंने कि आवृत्त बीजी का, जबकि इनका ही हम पढ़ेंगे। तो हम अब कल से क्या स्टार्ट करेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, सब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इमली हो गए। बीज पत्रों की संख्या के अतिरिक्त और भी कई तरह के दोनों भिन्न होते हैं, जैसे जड़ तना मैंने सब बताया आपको। मोनोकोट में सीधा सीधा ऐसा रहता है, इनमें सिरा विन्यास पाया जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। द्विबीजपत्री की लगभग 2 लाख जातियों को 250 से अधिक कुलों में रखा गया है। अब वर्तमान में 2,70,000 तक खोजी गई हैं और 250 से अधिक कुल हैं। कुल को हम आगे देखेंगे इनके अंदर जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे कि पेपेवरम कौन सा आ जाएगा, कौन सा सेलोनेसी, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हैं। आवृत्त बीजी ये पादप का सबसे बड़ा वर्ग होता है। अब ये पूरा का पूरा मैंने जो आपको पढ़ाया है वो लिख कर दिया है, सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर लिख कर दी हुई हैं। बस आपको अच्छे से क्या करना है, इनको पढ़ना है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सिरा विन्यास, ठीक है। ये देखो इनका महत्व क्या होता है। गेहूं, चावल, मक्का आदि, दालें, अरहर, चना, मटर आदि। फल में आम, अंगूर, तरबूज। खाद्य तेल में मूंगफली, सरसों। ये सब आपको यहाँ पर मैंने दे के रखे हैं, अंतर भी देने के लिए चित्र वित्र भी बना दिए हैं। तो अब इतना आप सभी को उम्मीदें क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब ये ख़त्म आवृत्त बीजी, यहाँ पे जनरल नॉलेज जितना पेपर में आता है वो हमने ख़त्म कर लिया नॉर्मल एग्जाम से। अब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की पढ़ेंगे इसके बाद में। इसके अंदर इसकी आकार की पढ़नी है कि अब जड़ तना पत्ती तो इसी में विकसित है, तो बिल्कुल लकीर के फ़कीर मत बनना, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप सभी लोग डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन को, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइंस वाले कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ तमाम एग्जामों का साइंस मिल रहा है, जिसमें हर चीज़ आपको क्लियर कराई जा रही है। मात्र 499 अभी रेट है, कल का पता नहीं है, याद रखना। 1 ईयर वैलिडिटी है। बॉटनी अकेला क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो 299 में आज की प्राइस है ये, याद रखना। कंप्यूटर भी मिल रहा है। संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश वाले जितने भी हैं, आपके एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। अगर आप जुड़ते हैं तो पेपर में आपका जैसी डेट आती है, जो भी सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड होता है वो सब कवर कराया जाएगा, और एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में सब कवर कराई जा रही है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, ठीक है। तो इसके आगे वाले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक भी करते चलें सभी लोग।